और देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, एक महिला भी, समाज के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि महिला भी अपने पति के साथ में यहां पर उपस्थित हुई है। समय के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। आज हमारे मकान बनाने का तरीका चेंज हो गया, आज हमारे खान पान का तरीका चेंज हो गया, रहन सहन का तरीका चेंज हो गया, शादी विवाह का तरीका चेंज हो गया, लेकिन जॉब के प्रति आकर्षण जो 50 साल पहले था वो आज भी लिए बैठे हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है और गोत्र बना लिया हमने गोत्र बना लिया है इसको। भोजन की कोई कीमत नहीं, यहां कीमत है तो सिर्फ भावनाओं की, यहां कीमत है सिर्फ बदलाव की, यहां कीमत है एक दूसरे को मनोबल प्रदान कर देगी। ऐसा जो इस भोजन से चूकना चाहेगा, मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा भोजन मुझे 7 समुंदर पार भी मिले ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके खाने को, तो निश्चित रूप से मैं वहां पर पहुंचूंगा, हर स्थिति से बिना किसी बहाने किए वहां पे पहुंचूंगा मैं। ये 2 दिवसीय कार्यशाला मीणा समाज का परिचय और समाज में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर चर्चा, स्व विवेक से हम सभी इकट्ठा हुए और बहुत अच्छा लगा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और ओवरऑल देखा जाए तो ये निकल के आया कि जो भी 7 प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने है वो हम सब मिलकर के अपने घर से शुरू कर करके एक संदेश देंगे समाज को और अपने घर से शुरुआत करेंगे। किसी समाज पे किसी प्रकार का किसी पे दबाव नहीं है। हमने सर्वसम्मति से जो उपस्थित लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया है। मैं रामनिवास मीणा जयपुर वाटिका इन्फोसिस सांजरे से आया हूँ और आदरणीय आप लोगों ने जो झुंझुनू के मीणा समाज के विक्रम जी ने उन्हें आग्रह किया और तुरंत उनके आग्रह से मैं तुरंत ही स्कूल ऑफ कर 3 बजे वहां से रवाना हूँ और अभी आके पूछा हूँ। ये मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे हम लोग आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे के जो परिवार में या सामाजिक जो समस्या है उनका समाधान होगा। धन्यवाद। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। बैठ संतों की संगत में, करूं कल्याण में अपना। मैं विक्रम कुमार मीणा सीकर इस कार्यक्रम में पधारे देवतुल्य मीणा सरदारों को मैं नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कार्यक्रम कभी देखा नहीं है और कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से आगाज होगा। और समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ही पहल करेंगे। यहाँ जो पधारे हैं मीणा सरदार, किसी पे दबाव नहीं है। मैं पतराम जयपुर से आया हूँ। मैंने इस तरह का ये प्रोग्राम शेखावाटी की धरती पे पहली बार देखा है, जो कि बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ ये प्रोग्राम हुआ। इसमें खाने की, रहने की और विचारों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे सद्भाव वातावरण में रहा। मैं सवाई सिंह मीणा, ये 2 दिन की चल रही मीटिंग है, इसमें बहुत ही अच्छा रहा और खाना भी बहुत अच्छा था। मैं कहना चाहूँगा कि हर महीने ऐसी मीटिंग कहीं न कहीं रखी जाना चाहिए, जिससे कि काफ़ी सुधार और काफ़ी परिचय हो सके। मैं सुरेंद्र मीणा सिंघाना से। मुझे तो प्रथम बार ही अवसर मिला इस तरह की मीटिंग में आने का, सोचा भी नहीं था। ये तो कपूर जी का आभार जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। यहाँ आने के बाद ये फील हुआ कि हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, कि कुछ अच्छी बातें यहाँ सीखने को मिलती हैं कि समाज किस तरह से आगे बढ़े। इसमें पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो हम यहाँ पर सीखा है कि पॉजिटिव जो बातें हैं, जो हमने अभी तक पीछे जिनके सामना नहीं किया है, हमारे सामने नहीं आई है, या हो सकता है कि मेरे सामने नहीं आई हो,
वो बातें यहाँ लेकर आए और उन बातों के साथ हम समाज को आगे लेकर बढ़े। जय मीणा समाज। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे आज एक बेहतरीन नव निर्माण के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं नवलगढ़ के बलवंतपुरा सम्राट होटल में, जहां समाज अपने अपने समाजों को बेहतरीन करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्हीं में से मीणा समाज के लोग यहाँ पर, सर्व समाज के लोग, पूरे राजस्थान के लोग दूर दूर से आकर के और एक नई शुरुआत आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। उनका स्वागत सम्मान चल रहा है। यहाँ पर एक बेटी सभी जो है आगंतुकों का, अतिथियों का, महानुभावों का स्वागत सम्मान माथे पे तिलक लगा करके कर रही है। सोचिए कितने बेहतरीन पल होंगे जहां आत्मीयता होगी, कितने बेहतरीन वो पल होंगे जहां अपनापन होगा, कितना बेहतरीन वो एक इंसान होगा जहां निस्वार्थ भावना से और लोग यहाँ पर पधारे हैं, कितना बेहतरीन वो पल होगा जहां आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पर त्याग, बलिदान, समर्पण सब कुछ नौछावर करके उपस्थित हुए हैं। तो सोचना क्या, आइए आप भी, किसने रोका आपको? जब तक सुनोगे नहीं पहचान नहीं पाओगे, इसलिए सुनना जरूरी है, देखना जरूरी है। स्क्रीन पे लगातार बने रहिए, क्योंकि क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा इंसानियत, मानवता को और छिपी हुई प्रतिभाओं को लाने के लिए इस देश के हर एक कोने तक पहुंच रहा है। और ये आपका प्रेम और आपका साथ है, जिसकी बदौलत एक नव निर्माण और नवयुक्त पीढ़ी के लिए हम जगह जगह पहुंच रहे हैं। एक बेहतरीन पल भारतीय परंपरा के अनुसार आप देख रहे हैं इन महानुभावों को, इस बेटी को जिसने अपने आने वाले भविष्य को इनके सहारे छोड़ रखा है। इन बुजुर्गों के, इन नौजवानों के, इन देशभक्तों के ऊपर इन्होंने एक विश्वास जताया है कि अगर ये बेहतरीन सोच लेकर के उपस्थित रहेंगे तो क्यों ना मैं इनका स्वागत सम्मान करूं। और एक वही स्वागत सम्मान समारोह का आरंभ लगातार एक के बाद एक नए चेहरे, आकर्षक चेहरे, वो चेहरे जिन्होंने अब तक समाज के लिए न जाने कितने सपने देखे थे, आज उनके सपने यहाँ पर साकार होते हुए और वो साकार एक नया संदेश देते हुए। हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ सोचना यह है कि जब आपको सोचने वाले यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर बचा क्या है। आपको तो कदम बढ़ाना है, आपको कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ खड़ा होना है। बाकी सोचने वालों पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप आपके लिए बेहतरीन सपने, बेहतरीन उम्मीदें और बेहतरीन जो है सब कुछ सोच करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और देखिए आप, कितनी बड़ी बात है, एक महिला भी, समाज के लिए बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि महिला भी अपने पति के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुई है। सल्यूट करता है ऐसे पलों के लिए जिन्होंने उस समय को सुनिश्चित किया है। सल्यूट करता है ऐसी बहनों को, माताओं को जिन्होंने अपना अमूल्य समय अपने बच्चों को छोड़ करके आपके लिए समर्पण रखने के लिए, आपको एक संदेश देने के लिए, आपको एक दिशा देने के लिए और यहाँ उपस्थित हुई है। तो महिलाएं भी पीछे नहीं है आज के युग में। उनको भी पता है कि घर में अगर बेटी को कहीं लाना है, घर में अगर बेटे को कहीं लाना है, घर में अगर रिश्तों को मजबूत बनाना है तो जरूरी है कि हम दोनों चलें। और इन्होंने ऐसा एक ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर किया है और क्रम लगातार यहाँ पर चलता हुआ स्वागत का। धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज हमें सेवा दी और यहाँ पहुंचे, हमारा बड़ा सौभाग्य है। संजय मीणा क्राइम फोकस चैनल, संजय जी आपका स्वागत करना सबसे पहले हमारा कर्तव्य है। आप भी आइए और आप इतने स्पष्टवादी और एकदम हर काम को बड़ी ईमानदारी से करने वाले और सच्चाई तक पहुंचने वाले संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। संजय जी के चैनल जब मैं देखता हूं तो हर बार ये लगता है कि सच्चाई की तह तक जाते हैं। क्राइम फोकस इनका चैनल है, लेकिन क्राइम का मतलब ये नहीं अपराध, लेकिन ये अपराध की जड़ को खत्म करने वाली चीजों पे फोकस करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, समाज की कुरीतियों को खत्म करना, इन चीजों में विशेष ध्यान रखते हैं। इसलिए संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपको। ये हमारे कपूर जी हैं जिन्होंने एक अभी थोड़े दिन पहले गौरीर महोत्सव की नींव में एक अमूल्य पत्थर रखा, भारत को मजबूत करने के लिए, ग्रामीणों की सोच को बदलने के लिए, ग्रामवासियों को एक नई दिशा देने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को
एक संकेत करके बताया कि हम हैं तो फिर आपको सोचना नहीं है। और यहाँ के हमारे बीच में विक्रम जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को बेहतरीन एक दिशा दी, एक नया निर्माण रखा और सर्व समाज के लिए निस्वार्थ भावना से रिश्तों को कायम करने के लिए और रिश्तों की पहचान बढ़ाने के लिए 2 दिवस से सर्व समाज सम्मेलन का जो यहाँ पर आयोजन किया। विक्रम जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा ऐसे पलों को और ऐसे चेहरों को सलूट करता है। कितनी खुशी हो रही होगी, दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पर, कभी सोचा भी नहीं तो होगा कि इतनी दूर से भी लोग आ सकते हैं। पहली बार आपने एक मुहिम शुरू की है। एक प्रयास कर रहे हैं और प्रयास जो है वो सफल होगा, कनेक्टिविटी मीणा समाज में बढ़ेगी। तो चलिए हम आपको अंदर लेके जाते हैं और वहां पे हम आपको दिखाएंगे एक एक पल, एक एक वो दृश्य, एक एक वो शब्द जो समाज को मजबूत बनाएंगे और नवयुग पीढ़ियों को बेहतरीन दिशाएं देंगे। ये कार्यक्रम जैसे नाम से ही ऐसा लगता है कि इसमें अपनापन और अपने परिवार की सी एक झलक। सबसे पहले मैं सभी मीणा भाइयों, अपने परिवार के सदस्यों को सत नमन करता हूँ, उनके आगे नतमस्तक होता हूँ। मैं इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा। अपनों के बीच आज वो खुशी मिल रही है मेरे को कि ये कार्यक्रम देख करके जैसे तबीयत बिल्कुल खुश हो गई, धन्य हो गया आदमी अपनों के बीच पहुंच करके। जो भी अपने कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं तो इसी जिले से झुंझुनू से आया हूँ। धन्य है जो हनुमानगढ़ से चल के आए, सूरतगढ़ के से चल के आए, जयपुर से चल के आए। बहुत बड़ी बात, बहुत मायने रखती है चीजें, जो अपनों के लिए इतना सफर तय करके और यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं हरि सिंह जी मीणा सरदार शहर से आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करता हूँ। कन्हैया लाल जी मीणा साहब, आप झोला खेड़ा से, और आप उन उच्च पदों, शिक्षा विभाग में उच्च पदों पर रहे और आपके कारण ही मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। मैं जब सर्विस लगा था, मेरी सर्विस बुक में सबसे पहले हस्ताक्षर कन्हैया लाल जी के, मैं इनको सत नमन करता हूँ। पूर्ण जी मीणा टोडपुरा से, आपका बहुत बहुत आभार अभिनंदन। आप जैसे लोगों का सानिध्य मिलता रहेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये आप सबका अपना एक उद्देश्य लेकर के, सार्थक उद्देश्य लेकर के हम यहाँ आए हैं। श्री पथराम जी जयपुर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। आपके नाम में ही एक वो नेतृत्व अपना छुपी है, पथराम जी, मतलब आप सही रास्ता दिखाने वाले सर। सैल्यूट करते हैं आपको जो आप यहाँ पधारे। चित्रमल जी डोला का दास सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों का जब आशीर्वाद रहेगा, सर पर हाथ रहेगा, तो ये समाज आगे से आगे बढ़ता रहेगा। विनोद जी सूरतगढ़ से, सर क्या बताऊं, विनोद जी इतनी दूर से आए सूरतगढ़ से। नक्शे में देखते हैं लोग, किलोमीटर नापते हैं, लेकिन ये बहुत हम धन्य हो गए जो आप झुंझुनू की तरह पे पधारे और अपनों के बीच आए। बहुत बहुत आभार अभिनंदन। सावरण जी देवगांव से नवलगढ़, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार अभिनंदन करता हूँ। रमेश जी मीणा जो अजाड़ी से हैं, बहुत बहुत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रमेश जी से भी बातें चलती रहती थी। सर आप अजाड़ी से यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमें बड़ी खुशी है आपको देख करके, दर्शन लाभ पा करके। गौरगंज जी मीणा, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रतनलाल जी कोटा से पधारे, सर को मैं सैल्यूट करता हूँ। सर 2-3 दिन के कोई पारिवारिक सामाजिक कार्य के लिए आए थे, उन्होंने 13 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि मुझे बोले इस ट्रैक करके चलना है कार्यक्रम को, 10 और 11 वाला कार्यक्रम अटेंड करना है मेरे को। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने बीच बीच में मोटिवेट करते रहे हमें कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। सर आप भी आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पधारने के लिए, या अपनों के बीच हमें आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर। और रतन कुमार जी, आपकी बातें चल रही थी, रतन जी आपने हमें बड़ा सम्मेलन दिया। और दुर्गा राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपको देख करके तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा। लोकेश मीणा आतेला से, बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों पति पत्नी साथ आए। मोनू जी मीणा, मोनू जी आप और दोनों पति पत्नी साथ आए
समाज के लिए इतना, इसी उम्र में यदि अब आपने सोच लिया समाज के लिए कुछ जीने के लिए, कुछ करने के लिए, तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में आपकी बहुत उम्दा विचार हैं, बहुत बड़ी सोच है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। संजय जी मीणा रवा से, जो भाई साहब अपने पूरे प्रोग्राम को शूट करेंगे, एक इस प्रकार की दिशा देंगे जो सोशल मीडिया पे इतनी ऊंचाइयों तक जाएगा, लोगों को हर घर घर तक पहुंचेगा वो। संजय जी एक रिपोर्टर के रूप में, मीणाओं में रिपोर्टर मैं देखता हूँ बहुत कम मिलते हैं, और हमने अपने विक्रम जी सिक्कर से उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई रिपोर्टर मिल जाएगा क्या, वो अपने को स्वदेशी दे दे, स्वदेशी का मतलब मीणा ही दे दे आपको। तो मीणा, तो संजय जी मीणा का नाम बटल पे आया, मैंने तो कॉन्फ्रेंस में लिया और सर बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा लगा। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुरेंद्र मीणा सिंघाना से, आप भी एक बार कहते ही तैयार हो गए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। हंसराम जी मीणा हनुमानगढ़ से, सर क्या कहें आपके लिए, आपने तो हमें पूर्ण पे खरीद लिया, ये मान लो हम आपके हो चुके कि इतनी दूर से आप कितने बजे चले होंगे, और हम यहाँ पास में होते हुए भी 5-6 बजे तक पहुंच रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सैल्यूट करते हैं आपके उम्दा विचारों को। इसी प्रकार से जो पूरी टीम आज जो यहाँ आई है, उद्देश्य क्या होंगे, अपनी समस्याएं क्या होंगी, उनका उपचारात्मक क्या प्रोग्राम होगा, वो सब आगे चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम इकट्ठा हुए, इसी की हमें बहुत बड़ी खुशी है। ये मान लो कि 70% काम तो हो गया अपना, अपन जिस उद्देश्य से चले थे ना, वो 70% काम अपना हो गया कि लोगों ने अपने घर से निकलना, इस काम को महत्वपूर्ण एक बिंदु मानना। शादी प्रोग्राम का भी ट्रेन चल रहा है, सभी ने अपने अपने कैसे भी एडजस्ट किया है, लेकिन यहाँ तक आए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं मेरे गुरुदेव कन्हैयालाल जी को आमंत्रित करूं कि आप भी यहाँ आकर के, आपको सुने हुए काफी दिन हो गए मेरे को। अभी सर बोल रहे थे कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हम करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप सभी व्यक्तिगत रूप से वैसे सब अपने परिचय भी देंगे, लेकिन मैं मेरा परिचय भी बाद में दूंगा। मैं सबसे पहले आपका सभी का, क्योंकि वैसे बहुत दूरी नहीं है मेरे यहाँ से, 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वेलकम, स्वागत और खैर मुकदम करना चाहूंगा कि आप हमारे छोटे से निवेदन को ध्यान में रख करके और अपना एक बेसकीमती समय हमें दिया। निश्चित रूप से कहते ना, आदत का स्वागत करना मेजबान की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विशेष रूप से जो कोटा से पधारे हैं, रावतसर से आ रहे हैं सर, जोधपुर से आ रहे हैं, इधर हनुमानगढ़ से आए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बेटी हमारे बीच में बैठी हुई है, और हमारे ही अपने पत्रकार महोदय संजय जी, दोनों बेटे बेटियों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहां उपस्थिति देकर के हमें बहुत बड़ा गौरवान्वित किया है। तो शुरुआत जब होती है तो कहीं से एक करनी होती है रचनात्मकता और सृजनात्मकता के लिए। तो ये सकारात्मक दृष्टिकोण आप सभी का, जिसमें विशेष रूप से हमारी यूथ, जैसे अभी हमारे कपूर जी सर बोल रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस करके वीडियो जो कॉल के माध्यम से, और जिस तरीके से संजय जी का भी आपने सपोर्ट लिया, इनकी भी बड़ी व्यस्त लाइफ थी, और वहां से सब कुछ दाव पर लगा कर बता रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा हो नहीं सकता। देखिए, और अभी जैसे स्वदेशी में कह रहा हूं, स्वदेशी नहीं बल्कि ये कहें कि हमारे समाज के अपने, अभी मैं एक बैठे थे, एक बात कर रहा था, इससे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं, कन्हैयालाल मीणा, यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर की डिस्टेंस है, धोलाखेड़ा गांव है, उदयपुर वाटी में था, आजकल उदयपुर वाटी चला गया इधर अपने नीमका थाना में, हम बुढ़ा गोरजी तहसील के अंदर आ गए। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, और सेवानिवृत्ति को देख करके मेरी ऐसे कंपेयर करोगे, हालांकि एज भी कम नहीं है, लेकिन इतनी हुई भी नहीं है कि रिटायरमेंट के मैं अभी हुआ नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में मेरी वास्तविक जिंदगी की शुरुआत हुई। साथियों, मैं 1 अक्टूबर 18 को मैंने जो ट्वीट किया 9.5 साल का,
आज अगर मैं जोन में होता तो जोन डायरेक्टर होता शिक्षा विभाग। 2 सितंबर 2018 में हो चुका था, लेकिन बिना जोन किए मैंने एक प्रिंसिपल पद को क्विट किया। एक तड़प थी, एक भूख थी कि मैं मेरे समाज के लिए इस जोग में रह करके, गुरु महाराज की कृपा से कहीं से अंदर से कॉलिंग आ रही थी कि मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करना है, जिसके लिए मैं बना हूं। क्योंकि ये देवदुर्लभ योनि है, मनुष्य जीवन है, ये अद्भुत है। हम बाहर ढूंढ रहे थे, मालिक ने जब हमें जन्म दिया था देकर के भेजा था, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? वो हिरण वाली सी, वो मर्ग मरीचिका वाली स्थिति बनी हुई है, ढूंढते हम बाहर हैं। और यही कारण है कि आज समाज कई टुकड़ों में, हम जितनी हम कहते हैं कि प्रोग्रेस नहीं, हम अगर एक दृष्टि से देखें, भौतिक सुविधा की दृष्टि से तो हम आगे बढ़े हैं, लेकिन बाकी अगर कुछ क्षेत्रों में देखें तो हम पीछे भी गए। आज हमारे मकान बनाने का तरीका चेंज हो गया, आज हमारे खान पान का तरीका चेंज हो गया, रहन सहन का तरीका चेंज हो गया, शादी विवाह का तरीका चेंज हो गया, लेकिन जॉब के प्रति आकर्षण जो 50 साल पहले था वो आज भी लिए बैठे हैं। ये एक सबसे बड़ी विडंबना है। और गोत्र बना लिया हमने गोत्र बना लिया है इसको न चाहते हुए भी। और एक कहते हैं ना कि शहीद होना देश के लिए जरूरी है, कि देश की सुरक्षा तभी होगी जब कोई न कोई वहां पर शहीद होगा। लेकिन मान लो बच गया रामलाल जी, हो जाए पड़ोसी को गया हूं मैं, लेकिन मैंने देखा कि आज स्वार्थपरता इतनी हद दर्जे की बढ़ गई है कि हम उससे बाहर निकल करके अपने आप को नहीं देख पा रहे। अभी मैं सर को बीच में रोकना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि सर को क्यों सुने। आपके जहन में एक प्रश्न आना चाहिए और आ भी रहा होगा कि क्यों सुने। तो मैं बता देता हूं कि क्यों सुने। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जित के आगे मत दौड़ो, तुम समाज के पंथी हो समाजवासियों। आपस में प्रेम करो समाजवासियों, मेरे समाजवासियों। आपस में प्रेम करो समाजवासियों। तुम आपस में लड़ बैठे तो समाज को कौन संभालेगा। इसलिए सुनना जरूरी है। सुनना इसीलिए जरूरी है, सुना बोल रहा है इस पे मत जाइए, सुना जा रहा है उस पे जाइए। मेरे समाजवासियों, तुम आपस में लड़ बैठे तो समाज को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आपको समाज से बाहर निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे समाजवासियों। आपस में प्रेम करो समाजवासियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के आगे मत दौड़ो। तुम देश के पंथी हो देशवासियों। आपस में प्रेम करो देशवासियों। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार संजय जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं, यूं तो दुनिया के समंदर में कमी होती नहीं। लाखों मोती हैं मगर इस आब का मोती नहीं, लाखों मोती हैं मगर इस आब का मोती नहीं। आज हम जो कितनी संख्या में कम दिख रहे हैं, वास्तव में कम नहीं है। गुरुजी ने अभी बताया कि आप जो कम हो ना, कम नहीं हो। एक चिनकारी बहुत बड़ी होती है। जैसे बिस्लेरी है, बिस्लेरी फर्स्ट में 1 महीने में 1 बोतल बिकी थी, पूरे साल में 3 बोतल भी नहीं बिकी थी बिस्लेरी की। और आज बिस्लेरी कहाँ है? तो हम तो बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ आज का जो परिचय सत्र है और इसमें कुछ समस्याएं हमारे समाज में जो व्याप्त हैं उनके बारे में चर्चाएं होंगी। जैसे हम सबका आपसी जुड़ाव, यानी अपन सब मीणा समाज से हैं। बड़ी खुशी हुई सबको देख करके, मिल करके, तो एक अपने परिवार की जैसी एक फीलिंग आई। आगे भी हम इसी प्रकार से जुड़े रहे। एक बिंदु ये है। दूसरा विवाह संबंधी, मतलब सर ने बताया विवाह संबंधी जैसे देरी होना, रिश्तों में जल्दबाजी करना, अपने को जल्दी रिश्ता कर देते तो उसमें कई कमियां रह जाती है। एक गोत्र का ज्ञान, गोत्र में कुछ जानकारी नहीं होना या गोत्र की अड़चन आना, एक नए रिश्ते,
नए रिश्ते किस प्रकार से कैसे इन सब के बारे में बात की जाए। और आज का सबसे बड़ा बिंदु मेरे हिसाब से ये है संबंध विच्छेद। आज जो विच्छेद हो रहे हैं, मैंने देखा 2-2 साल नहीं हो रहे रिश्तों को और वो विच्छेद हो जाते हैं उनके, मतलब एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं। कि इन चीजों पे हमें फोकस करना है। हम अपने घर से करेंगे, हमें नहीं कि किसी के घर जाके कहना है कि तू ऐसा कर, तो हम अपने घर से करेंगे, हमें देख करके दूसरे करेंगे। इस प्रकार से एक चैन चलती है। नाभि के विखंडन, नाभि के चैलेंज होता है विज्ञान में, वो विधियां दिखाएंगे आकर के। बहुत अच्छा लगा बेटे आप भी आए। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, खुश रहो, आइए बेटा, थैंक यू। आदरणीय मेरे पिता तुल्य मीणा समाज के युवा व बुजुर्ग महान युवाओं, मैं गुनगुन मीणा छापोला, डॉटर ऑफ रमेश कुमार मीणा। मैं कक्षा 8वीं A की छात्रा हूँ और मैं आप मीणा समाज के योद्धाओं से कुछ अपील करना चाहूंगी। चाहे लड़का हो या लड़की, उसका विवाह समय अनुसार करना एक समझदार पिता और समझदार समाज का एक संकेत है। समय अनुसार विवाह करना समझदारी का काम होता है। अपने समाज में एक सरकारी नौकरी करने वाला दामाद खोजना भी एक पिता का सपना है। सरकारी नौकरी करने वाले लड़के की तमन्ना छोड़ दे, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी करने वाले लड़का भी सरकारी नौकरी करने वाली लड़की ही ढूंढता है। अपने समाज में सरकारी नौकरी करने वाली लड़की कम ही मिलती है। मैंने अपने पापा से सुना है, अधिकांश विवाह ग्रुपों में लोग बायोडाटा में लिखते हैं केवल सरकारी नौकरी वाला ही संपर्क करें, और वे अच्छे संस्कार वाला परिवार खो देते हैं। कुछ लड़के वाले या लड़के वाले अपने वेतन या समक्ष योग्यता वाले लड़के या लड़की चाहते हैं, जिसके कारण आपको मैं बता दूं कि समाज कैसे जुड़ता है, परिवार कैसे जुड़ते हैं, कितना त्याग चाहिए और कितना बलिदान चाहिए। हमारे बीच में कैमरे पे मौजूद है अलवर मुडावर से। कुछ ही दिन पहले से उनके 2 भाइयों में एक विवाद चल रहा था। बाहर के लोग जब तक उनके परिवार में रहे, वो दोनों भाई कभी बैठ नहीं पाए, और अब दोनों भाइयों ने अपना आपस में सामना करके एक जगह बैठे और खुल करके बातें की, और आज वो दोनों भाई परिवार सहित इतना खुश है, बैठे हैं और विवाह शादी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको लाइव करवाता हूं। श्रीमान जी, आप देख रहे हैं मेरे सामने समाज के लोग बैठे हुए, आपको देख रहे हैं, तो आप एक बार अपने भाई को लेके आइए, आप आइए, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। आप बताइए कि आपके घर में सबसे पहले कितने टाइम से आप दोनों भाई अलग थे, और कितने दिन बाद में आप सामने बैठ करके विवाद को आपने सुलटा करके और घर में एक अच्छा माहौल बनाया। सब सुन रहे हैं, आप बताइए। सुन रहे हैं आप? जी सर। आप अपने भाई के बारे में बताइए, भाई से बात करवाइए, और किस तरह से आप कितने दिन से आपस में नहीं बैठे थे और आज आपने समर्पण करके एक दूसरे के सामने भाई का एक बहुत बढ़िया परिचय दिया है। हेलो, भाई से बात करेंगे। नमस्कार जी, आपको पूरे मीणा समाज के जो लोग हैं दूर दूर से आए हैं वो सुन रहे हैं, आपके आपसी प्रेम को सुनना चाहते हैं, आप में जो बिखराव हुआ उसके बारे में सुनना चाहते हैं, और आपसे एक संदेश लेना चाहते हैं कि आपने किस तरह से आपस में बात करके अपने मन मुटाव को दूर करके आज एक परिवार को जोड़ा है। बताइए, आपको सब सुन रहे हैं। हेलो, आप बताइए, आप बताते रहिए, आपको सब सुन रहे हैं, बताइए आप। सर हम कुछ ऐसा क्या करना तो पड़ेगा, अपना काम तो करना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के सहयोग होगा, आप जैसा साथ काम होगा। आप दोनों भाई एक बार स्क्रीन पे आइए। गगन जी, एक बार आप स्क्रीन पे आइए, दोनों भाई। हाँ, अब आपको ये सुनना चाहते हैं, क्या दोनों भाई आप आपस में प्रेम पूर्वक बैठे हैं घर पे? सर, हमारा 4 साल से आपस में मनमुटाव चल रहा दोनों भाइयों का जी, और अब हमने बिगर किसी थर्ड आदमी को बीच में डाले दोनों भाइयों ने समझौता कर लिया। आज देखो हम दोनों बराबर बैठे हैं।
बहुत खुशी की बच्चों की शादी है और शादी के प्रोग्राम में हम दोनों ने अपने आपस में मनोभाव खत्म करके और एक जगह बैठे दोनों। जी सर, ये शादी का सामान रखा देखो पूरा और यहाँ हम बैठे बाहर। तो आप क्या कहना चाहोगे समाज के लोगों से, दूर दूर से जो आए हैं, अलग अलग जिलों से आए हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहोगे? जिस समाज में बिखराव है, जहां आपस में भाई एक जगह नहीं बैठ रहे, उनको क्या कहना चाहोगे आप? हम यही कहना चाहेंगे, किसी में भी मन उठाव हो तो अपना मन उठाव खुद ही जोन दूर करे, ना कि किसी तीसरे आदमी को बीच में डाले। यानी कि भाव से यहाँ पर आप दोनों भाई किसी तीसरे पर्सन को न बीच में डाल के दोनों आपस में आमने सामने बैठे और आपने मन की जितनी भी बातें थी वो उनसे की और उस मन मुटाव को दूर किया, यही बात है क्या? हाँ बिल्कुल साहब, यही बात है। सर, मैं क्राइम फोकस न्यूज चैनल से संजय सर आपको सल्यूट करता हूं सर। पूरे समाज की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, और अगर इसी तरीके से आपका समर्पण, आपका त्याग और बलिदान बना रहा तो निश्चित रूप से आपसे ये जो समाज के लोग दूर दूर से आए हैं एक बेहतरीन संदेश लेंगे। और आपने एक प्रेरणादायक काम किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आपके घर में सुख समृद्धि की जो लहर है वो बनाए रखे, आपकी पीढ़ियों को सद्बुद्धि दे और एक बेहतरीन जो है मार्गदर्शन उनको दिखाए। आप जैसे भी सहयोग दें, आप जैसे सहयोग से और आप जैसे से प्रेरणा लेकर हमने ये काम किया है सर। सब काम सब सही देंगे सर। आप दोनों के आशीर्वाद को भगवान के समान है। आप लोगों से प्रेरणा लेके तब हमने ये काम का रूपरेखा बनाई और काम कामयाब हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर से हम आपको याद करेंगे। अभी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मीणा सरदारों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ज्यादा सोच विचार ना करें। जहां अच्छे वर वधू मिले तुरंत विवाह करें। बाकी सुख दुख लड़के व लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन अच्छे संस्कार और अच्छे चरित्र के पहले रखें। ज्यादा उम्र होने पर लड़के बड़े और बूढ़े मिलते हैं और लड़कियां के चेहरे पर चूड़ियां और बुढ़ापे भी नजर आने लग जाता है। लड़के की उम्र 26 वर्ष एवं लड़की की उम्र 24 तक बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा उम्र की शादी करना बच्चों की प्राकृतिक इच्छाओं का खंडन करना है। जरूरत से ज्यादा कोई समझदार लोग अच्छे रिश्ते जानबूझकर कुंडली मिलान ना होने का बहाना बनाकर भी ठुकरा देते हैं। कई समझदार लोग अच्छे संस्कारवान व्यवसाय करने वाले या कंपनियों में काम करने वाले या दुबला पतला होने का बहाना बनाकर टाल देते हैं और फिर जीवन भर पछताते रहते हैं। आखिरकार आपकी अपनी मर्जी के अनुरूप सर्वेक्षण लड़का लड़की कभी मिलते, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। आज आपको जो रिश्ता मिल रहा है वही रिश्ता आपको कल नहीं मिलेगा। जो मिल रहा है यही वह सांस्कृतिक खानदानी परिवार है। तो देर मत कीजिए। हमने अमीरों और गरीबों को अमीर होते देखा। आपके बेटे व बेटी के विवाह के बाद भी भाग्य रेखा खुलती देखी है। मैंने सुना है बड़े बुजुर्गों से ये 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती, आयु, सुअवसर, भाग्य। बाकी आपकी मर्जी जैसा आप उचित समझे, लेकिन संस्कारित परिवार को ज्यादा महत्व दें। धन्यवाद। बेटी ने बहुत ही बेहतरीन एक संदेश दिया कि शादी के लिए उम्र क्या होनी चाहिए और किस तरीके से एक माता पिता को अपने बच्चों के प्रति जागृत होना चाहिए और प्रकृति ने जो बनाया है उसका हमें पालन करना चाहिए। उस पर अगर मनमर्जी करेंगे तो निश्चित रूप से बदलाव होंगे और वो बिगाड़ की तरफ होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया एक वीडियो के माध्यम से, जहां 2 भाई कभी तीसरे के हस्तक्षेप से बैठ नहीं पा रहे थे और
बहुत बड़ी एक पहल विक्रम जी के द्वारा। आप लोग कितने जो है रात को इस लाइव मीटिंग में जुड़ते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो हम जुड़ते हैं हम लोग, मैं मेरे परिवार की बताता हूं, मेरे घरवाली ने जब से इस पहली मीटिंग को मैंने अटेंड किया, मेरे घरवाली ने अटेंड किया, मेरे बच्चों ने अटेंड किया, और उसको लगा कि इम्पोर्टेंट है। 7 बजे हमारे लिए खाना बना कर करके हमें फ्री कर देती है, कभी भी कॉल आ सकता है मीटिंग के लिए, और जब इनका कॉल आता है तो हम सारे तैयार रहते हैं। और मीटिंग का फायदा क्या हुआ ये और सुन लीजिए। मीटिंग का फायदा आपने एक परिवार को सुना, आपको प्रमाण दिए हैं। ये व्यक्ति मीटिंग में लाइव जुड़ते थे और हमने सब ने मिलकर करके जो समस्याएं थी उनको खत्म किया, बिना कहीं खर्च आए, बिना उनके सामने उपस्थित हुए। हमने सिर्फ एक मीटिंग के माध्यम से और उनमें वो आत्मीयता ला करके और उस घर को जोड़ा। कितनी बड़ी पहल है सर, बहुत बड़ी पहल है ये। तो सबसे निवेदन है आप जितना हो सके इस ग्रुप में जुड़िए, और ग्रुप में जुड़कर करके जो टाइम होता है उस पे लाइव आइए। इसमें किसी अपने स्वार्थ की कोई बात नहीं है, यहाँ सर्वहित की बात है, यहाँ परिवारों को जोड़ने की बात है, यहाँ बच्चों को दिशा निर्देशन देने की बात है, यहाँ मजबूत समाज बनाने की बात है, और जो समस्याएं आ रही है उनके समाधान की बात है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए आपको? क्या प्रमाण चाहिए आपको? अगर प्रमाण चाहिए तो मैंने सर को मीटिंग में पहले भी कहा था, एक दिन में 1 घंटे में किसी व्यक्ति को आप नहीं जान सकते। आज छल कपट इतना बढ़ गया है, दिखावा इतना बढ़ गया है कि हम रिश्तों को उसमें जोड़ देते हैं, और जब वास्तविकता ये आती है तो वो कानूनी तरफ बढ़ती है। बार बार प्रश्न उठ रहा था 2 दिवस से क्यों? सर अगर किसी बच्चे को जानना है, उसके पिता को जानना है तो उसकी आदतों पे जाइए। अगर कोई शराब पीने वाला आती है आपको 1 घंटे में पकड़ में नहीं आएगा, एक दिन आपके पास रहेगा, पकड़ में आ जाएगा। किसी बच्चे में बुरी आदतें हैं, 1 घंटे में आपको पकड़ में नहीं आएंगी। आप कहीं घर गए, 1 घंटे में शक्ल सूरत देखी, घर देखा और चले आए, जोड़ने के लिए रिश्ता तय कर दिया, और जब पता चला 2 दिन में रहने के बाद कि ये आदतें हैं, तो बहुत सारे लाभ हैं इस 2 दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन के। तो ये 2 दिवस से कोई यूं ही नहीं बनाया गया है, व्यक्ति मजबूत व्यक्तियों को आपस में जोड़ने के लिए, और जो समाज का या समाज को अनदेखा कर रहे हैं किसी तरह से, उनको जागृत करने के लिए ये एक सम्मेलन बनाया गया है। इसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, ये सर्वहित के लिए है। इसको इंपोर्टेंटता से महत्व देवे। और मैं मैडम जी सल्यूट करता हूं आपको। दोनों दाम्पत्य जोड़े को मैं सल्यूट करता हूं कि आपने अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, एक बहू के लिए, एक जवाई के लिए, और जो तय करके समय निकाल करके यहां तक आए, घर की आर्थिक स्थिति से भी जूझ करके आए, अपने बच्चों को भी उस ईश्वर के हवाले या अपने प्रियजन के हवाले छोड़ के आए। एक सोचनीय बात है, प्रेरणादायक बात है, संदेश वाली बात है। मैं माताओं और बहनों से कहना चाहता हूं, ये भी तो किसी की माँ होगी, ये भी किसी की पत्नी होगी, ये भी किसी की बहन होगी। आखिर हट क्यों? यहाँ सब आपके अपने हैं, इनसे ज्यादा अपनापन और क्या चाहिए आपको? कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अभी जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की, रणनीति बनाई, सबसे पहले तो मैं विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। और भाई साहब, ये चीजें हवा में नहीं होती, इसके लिए समय देना पड़ता है। इंसान पैसा दे सकता है लेकिन उसके पास समय नहीं है। मैं गारंटी करता हूं, मुझे खुद को पता है कि मेरी 7 दिन में क्या हालत हो गई। बोले इतना बिजी रहा, तो मैं विक्रम जी के बारे में सोच के अच्छा मैं तो भाई साहब कैसे समय अरेंज करते हैं। शाहपुरा के नजदीक अरेंजमेंट किया, वहां गए, वहां की लोकेशन को देखा, वहां सुविधाओं का अभाव था, वहां से कैंसिल किया, फिर यहाँ आए, यहाँ देखा, काम छोड़ के बाहर निकलना बहुत बड़ी बात है। और विक्रम जी, आपका मुझे पता है कि आपने चार्ज भी लगा है, इसमें पैसे भी खर्च हुए हैं, तो चिंता मत करो, हम सब साथ हैं, हो जाएगा, सब समाधान निकाल देंगे। सब भाई बंद बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, अभी जो वीडियो कॉल चल रही थी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी,
उन दोनों भाइयों में कितनी कटुता थी वो मैंने नजदीक से देखी। ततारपुर अलवर जिले के रहने वाले जगन जी, मैं इनके घर इनके लड़के को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए मेरे चाचा और छोटा भाई फूफा जी के साथ इनके घर गया। जगन जी से अभिवादन हुआ, राम राम नमस्कार, बैठे, चाय नाश्ता हुआ, बातें शुरू हुई और आज दोनों साथ हैं। सलूट करते हैं जगन जी को। और विक्रम जी जो कॉन्फ्रेंस कर करके वीडियो सबको जोड़ते और उसमें वही बात कही जाती है उनको। हाँ वही बता रहा हूं मैं, ये कॉन्फ्रेंस देखी इन्होंने, लेकिन लोग समाज के लिए कितना दौड़ रहे हैं, कितना अच्छा सोच रहे हैं। पर जब हम दोनों भाई नजदीक नहीं बैठ रहे तो किस समाज में दौड़ देंगे हम? तो अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। और जगन जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत धन्यवाद जगन जी। मैं मिल के आऊंगा जगन जी, दोबारा जाऊंगा ततारपुर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हरी सिंह जी मीणा जो सरदार शहर से आए हैं, सर प्लीज आइए और अपना परिचय दीजिए। मैं हरी सिंह मीणा, मेरा मूल गांव तो है झुंझुनू, झुंझुनू के पास में, झुंझुनू से चूरू रोड पर रिचाड़ी। और मैं 2018 में रिटायर हो चुका। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग राउतबाटा में सर्विसरत था। 2018 में रिटायर हुआ। मैं जे गजटेड ऑफिसर रिटायर हुआ। उसके बाद 2012 मैंने घर बनाया था गांव में, लेकिन हम दो भाई एक ही आंगन पे रह रहे हैं। सिविल सर्विस के लिए RAS और फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग करवा रहा है, प्लस अपनी तैयारी कर रहा है, अपना भी कमा रहा है, हमें भी हेल्प कर रहा है। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा हेल्प की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं गजटेड ऑफिसर से रिटायर हूँ, मेरी पेंशन भी अच्छी खासी है। ये ग्रुप मेरा आइडिया से बना हुआ है कि मीणा समाज के बेटा और बेटियों को आपस में जोड़ने के लिए, उनके रिश्ते को जोड़ने के लिए बनाया है। मैंने कई लड़कियों से, लड़कियों के माँ बाप से बात किया, 37 ईयर्स, 38 ईयर्स, इवन 35 ईयर्स की लड़कियां घर में बैठा रखी हैं, फिर बोल रहे हैं कि साहब हमें तो लड़का सर्विस वाला चाहिए। मैं एक बात बोलता हूँ, माँ बाप को बहुत गुस्सा आता है। जब बेटा छोटा होता है, अपन लोग क्या करते हैं, या इसको स्कूल में भेजें, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो अपन अड़ोस पड़ोस से मिलने वाले से पूछते हैं यार कौन सी स्कूल में डालें? तो अपन सभी लोग क्या एडवाइस करेंगे, अरे यार प्राइवेट स्कूल है ना, उसमें डालें, वो स्कूल अच्छी है, वो स्कूल अच्छी है, वो स्कूल है, वो बढ़िया स्कूल है, वो सिंघानिया है, वो प्रांग है, वो ये है, वो है। उसको अपन ये प्राइवेट के लिए एडवाइस करते हैं। आफ्टर दैट अगर अपने घर में या किसी परिवार में कोई बीमार हो गया तो अपन क्या एडवाइस करेंगे, तो यार प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरे जैसे गरीब निकल जाए ऐसे में जयपुर में दिखा दो यार। नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो एक मणिपाल है, एक नारायणा है, एक मेट्रो है, उसमें दिखाओ, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया इलाज होता है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन दामाद चाहिए तो नौकरी वाला, क्यों कि सरकारी दामाद और सरकारी पैसा, और इलाज होता है, पढ़ाई करवाते हैं तो प्राइवेट में। तो जब प्राइवेट को वहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? दामाद को भी एक्सेप्ट करो प्राइवेट लोग। 2016 के एक ग्रुप का इसका ग्रुप का एक था, एक डाटा था कि 23% ही ऑल ओवर इंडिया में एम्प्लॉई हैं। अब बचे कितने? 77.77 ये बचे। ये सब लोग प्राइवेट हैं। प्राइवेट मीन्स किसान, महिला, बेटा, बेटी, जितने भी प्राइवेट जॉब है, जहाँ सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां बन रही हैं, सब ये सब प्राइवेट जॉब है। 77.77 तो है प्राइवेट और 23.23 है सरकारी। तो जब सरकारी जब प्राइवेट इतने हैं तो फिर सरकारी क्या उम्मीद रखोगे आप? मेरा दामाद, मुझे सरकारी चाहिए, दामाद सरकारी होना चाहिए। और सरकारी किसी की नौकरी लग जाती है तो बोलता है लड़की मुझे सरकारी चाहिए। एक दूसरा क्या बोलते हैं, मुझे जयपुर साइड की चाहिए, मुझे कोटाबंदी 12 साइड की चाहिए, मुझे हाड़ौती की चाहिए, मुझे ढाढौत की, ढूंढाड़ की चाहिए, मुझे शेखावाटी आदमी कभी ये नहीं बोलता मुझे शेखावाटी की चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर उस एरिया के लोग बोलते हैं कि हमें तो इसी साइड की लड़की चाहिए। तो यार लड़की ला, लड़का पैदा कर, लड़की पैदा कर, दबा दो शादी करने, क्या दिक्कत आ गई?
ऐसी लोगों की सोच है, तो भाई साहब ने जैसा कि कहा ना कि अपने को सोच बदलनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। एक तो गोत्र की, दूसरी उम्र की, ये सोच बदलनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बदलनी पड़ेगी, लेकिन बदलनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी अपनी भावनाएं हैं, ऐसी ऐसी समझ है, इन समझ को, इन भावनाओं को विराम देना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और अपने को एक होके ही समाज में ये मीटिंग, जैसे हमने कहा है कि मीटिंग में से 4 आदमी सही से, 2 ही सही से, एक ही सही। अगर सही आदमी है तो एक ही सही। इतने सारे आदमी अच्छे नॉलेज रखने वाले हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे सोच वाले हैं, इतने आदमी होंगे तो पूरे राजस्थान में फैल जाएंगे आराम से, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार, अपनी सोच समझ के अनुसार इतना विचार फैला देंगे कि लोगों को एक दिन आना ही पड़ेगा, ये दोनों बातें माननी ही पड़ेगी। धन्यवाद सर। पूर्ण जी मीणा, टोडपुरा। रिश्ता चाहे कितना भी दाड़ पे खड़ा कर लो, कितना भी क्लोज का कर लो, कि बच्चे बच्चा तो एक दूसरे से मिलेंगे तो उनके 2 साल तक दोनों तरफ के पेरेंट्स को रुखवाड़ी करनी चाहिए, गुवाड़ी करनी चाहिए, तब रिश्ता कायम रहेगा। अपने ये जो शेखावाटी है ये गौरवान्वित धरती है, और ये अपने सभी यहाँ के उद्योगपति भी पूरे वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं, और सीमित साधन होते हुए भी हर आदमी कहीं ना कहीं जाके अपना मतलब वजूद कायम करता है। तो इस क्लाइमेट कंडीशन और इस मतलब ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अपने भारतीय संस्कृति में, अपने मीणा समाज की संस्कृति को बचाए रखने में बच्चों की शादियां लगभग मैं तो समझता हूँ 25 के आसपास कर दो। बच्चे फट रहे हैं तो फटाओ, बच्ची आएगी, बच्ची को जिस घर में जाएगी उस परिवार फटाएगा, आएगी अपने घर में तो अपन फटाएंगे, लेकिन शादी टाइम से करो। नहीं ये ताना बाना शेखावाटी का चूर चूर होने वाला है। बिहार से भी बुरा हाल हो रखा है अंदर सभी परिवारों में। और अभी आपने बताया ना भाइयों का मैटर जगन जी का, आज के टाइम में भाई से ज्यादा बैर किसी में नहीं है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसलिए कहीं कोई समाज के या सब किसी रिश्तेदार को, आजकल रिश्तेदार भी वो पहले वाले नहीं रहे हैं। रिश्तेदार भी अंदर घुस के और अपना जगह बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों से मैं ये नहीं खरा भाई अपने में ही है, लेकिन किसी का वास्तव में यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी हेल्प करो। पहले आदमी रिश्ता वो करते थे कि किसी को दुख पड़ जाता था तो वो रिश्तेदार अपने आप उसके लिए जो उससे पढ़ पाता था उसके लिए तैयार रहता। आजकल रिश्तेदार ऐसे हो गए कि किसी पर दुख पड़ गया तो उसमें और एक चम्मच डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अब नीति नहीं होनी चाहिए, और ऐसे अपने जो अभी कल्चर बता रहे थे ना, ऐसे अपने बच्चों को भी नहीं होनी चाहिए। हेल्पफुल नेचर होनी चाहिए। जैसा भी है समय आता है, अभी इस प्रोग्राम में काफी मेरे को भी दिक्कत आई है, लेकिन मैं देखा भाई ये अपना ये क्षेत्र में आ रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, जान पहचान बढ़ेगी। ग्रुप से मैं करीब ग्रुप के ऊपर मैं टिक्का टिप्पणी ज्यादा नहीं करता हूँ। मैं ग्राउंड लेवल की बात लिखता हूँ, जहां भी मेरे से जैसा भी लिखा जाता है या समझ में होती है, और मैं रिश्ता जोड़ता हूँ तो मैं ग्राउंड लेवल की बात बताता हूँ, न कि मैं फोटो में विश्वास करता हूँ। एक दूसरे के घर जाओ, आचार विचार देखो, मिलता है तो बात बढ़ाओ, नहीं अगला तो आपको पकड़ ही नहीं रखा, अपने घर आ जाओ। थैंक यू सर। जाजम पर पधारे सभी समाज बंधुओं को, समाज के जिम्मेवार लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने, विक्रम जी ने, आप सब लोगों ने मिलकर के, संजय जी ने, कपूर चंद जी ने एक अलग ही टाइप का एक वो आपने प्रोग्राम रखा है, जो मैं मानता हूं जहां तक आज तक शायद ऐसा कार्यक्रम रहा नहीं है हमारे समाज में। संगठन तो बहुत हैं, सारे संगठनों के लोग काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन आपने उन चीजों के बीच में से जो चीज निकाली है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं, मुझे भी बहुत खुश नसीबी है मेरी कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूं आज। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं वीरेंद्र मीणा सीनियर टीचर हूं मेरी ग्राम पंचायत में, और मेरा गांव भामरवासी है, सलामपुर के पास।
पिछले 10-15 साल से मैं ये मान लो 2010 से समाज की रूपरेखा में शामिल रहा हूं। झुंझुनू जिला हो, सीकर हो, जयपुर हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम रहे हों, उनमें मैं उपस्थित रहा हूं, सहभागी रहा हूं। देखिए, हम सब विद्वान साथी हैं और अपने अपने जॉब में शामिल हैं। आज जो विषय ये दिया गया है, समाज की एकता, आपसी विचार, 3 चीजें हमारे समाज में आज वर्तमान स्थिति में है। सबसे पहले तो आपसी संबंध हमारे भाई बंधुओं के। मैंने अपने झुंझुनू जिले की बहुत सारी मीटिंगों में देखा है और बहुत सारे प्रकरणों में मैं विराजमान रहा हूं, उनकी सलाह मशवरा में शामिल रहा हूं। इतने जटिल मामले आते हैं हमारे समाज के कि उनको आपस में सलटाना बहुत बड़ी मुश्किल बात, और इतने पेचीदगी आते हैं गोवर्धन जी, मैं आपको क्या बताऊं। हम रिश्ता करने जाते हैं, सारे समझदार लोग जाते हैं, लड़की को भी देखते हैं, उसके परिवार को भी देखते हैं, साथ सगाई भी 12-6 महीने रहती है, उसके बाद में ब्याह शादी मानते हैं। और लगभग हम इतने सियाने लोग हैं कि उसके परिवार के बारे में, उसका बैकग्राउंड लगभग हम जान लेते हैं रिश्तेदारियों के माध्यम से। अब लड़की आती है, बहुत सारे प्रकरण ये हैं, या तो वो 2-3 महीने में ही उनसे नाराज होकर चली जाती है, या 1-2 साल बड़ी मुश्किल से वो शादी टिकती है, नाराज होकर चली जाती है। तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल खूब गहराई से देख के रिश्ते करो। 2 चीजों के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, एक तो जमीन का बंटवारा, एक आपसी वैवाहिक संबंध। वो ज्यादा मामले लंबे नहीं चलने चाहिए, उनके फैसले होने चाहिए। अगर लास्ट किनारा एक ही बच गया कि ये संबंध टूटेगा, तो ही उसको तोड़ो, नहीं तो उसको दोबारा जोड़ने की कोशिश करो। एक आपसी भाइयों का जो बंटवारा, जिसमें भूमि विवाद जो जबरदस्त चल रहा है, ये कैसे भी करके जो भी लोग हैं मेहनत करके कैसे भी करके उनको आपसी समझौते से बैठाएं। तीसरी मेरी आप लोगों से सबसे ये वेदना है कि हमारे जमीनों में रस्ते नहीं है, हमारी जमीनों की कीमत बहुत घट गई है, कोई वैल्यू नहीं रही है। पगडंडियों में जाते हैं, एक भाई तो थोड़ा प्रयत्न करता है, दूसरा नहीं करता, तो उसके लिए भी हमें कानूनी कोई न कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी, आप विद्वानों के सामने मैं आया, मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जय दिनेश, जय। और वीरेंद्र जी ने जो बातें बताई सभी बहुत सारगर भी थे। अब मैं उनके बारे में एक छोटी सी बात अपनी भी शेयर कर दूं कि परिवार में जो बेटी आती है बहू के रूप में, मैं ये कहूं कि वो जब तलाक होता है या वो सुसाइड करती है या कोई भी गलत रास्ता अपनाती है, वो परेशान होकर के अपनाती है। मैं ये कहता हूं घर में 4-5 सदस्य हैं, यदि उसी से किसी की अनबन हो जाती है, उसको कोई सुनाया जाता है या वो सुनाती है, यदि उसका घर में एक भी पक्ष लेने वाला है ना ससुराल में, तो वो गलत कदम नहीं उठाएगी, मैं गारंटी करता हूं। अब स्थिति क्या होती है जब लड़के की, लड़का अपनी माता पिता को भी इज्जत देना चाहता है और पत्नी को भी, लेकिन वो एक असमंजस में। मेरे गांव में मैंने कई बच्चों की काउंसलिंग की है जिनके घर में झगड़े होते हैं। मैंने उनको कहा है कि बेटा श्रवण कुमार मत बन, माता पिता का आज्ञाकारी बन, यानी अंधभक्त मत बन। तेरी पत्नी है, घर छोड़ करके आइए, तेरे विश्वास पे आइए, उनसे यदि कुछ बात हो जाए तो तू ये कह दे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, इनकी उम्र हो गई है, ऐसे कर कैसे भी मैनेज कर। लेकिन यदि तू उसके साथ खड़ा है ना, तो कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। ऐसे मैंने कई बच्चों को समझाया है, उनका विवाद निपटाया है। लेकिन अफसोस कि अभी कुछ मतलब 21 जून को जब वो था योग दिवस, उस दिन एक मेरे मोहल्ले का एक बच्चा, मैं उससे संपर्क में नहीं आ पाया 6-7 महीने से, उसकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके सुनने वाला कोई नहीं था। वो दूसरे बहुत काफी दूर से बिहार जैसे स्टेट से लाई गई थी, सब उसके ऊपर परेशान करते थे उसको, यदि उसका पति भी उसकी नहीं सुनता था। तो मैं ये कहता हूं यदि एक आदमी भी उसका पक्ष लेने वाला हो ना
घर में, जरूरी पति ले पक्ष ले, उसका पति पक्ष रखे, सास भी रख सकती है, ससुर भी रख सकता है, जेठ देवर जो भी है, घर का कोई एक सदस्य यदि उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है ना, तो उसको हिम्मत मिल जाती है। तो मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपने परिवार में यदि कोई ऐसी स्थिति बनती है तो आगे आकर के उसको मैनेज करें और उसको समझाने की कोशिश करें। बेटे को भी कहें कि बेटा तू इसका भी ध्यान रखा कर, माता पिता का भी ध्यान रखा कर। ये जरूरी नहीं माता पिता को घर से निकाल दे या पत्नी को घर से निकाल दे, दोनों में तालमेल बिठाना जरूरी है। ये बहुत विषम परिस्थिति होती है, लेकिन फिर भी मैनेज करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं इसी क्रम में आगे मैं बुलाना चाहूंगा पथराम जी, जयपुर से आए। सर आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आपको सुनने के लिए हम बैठे हैं। नमस्कार सभी भाइयों को, बुजुर्गों को, साथियों को। एक्चुअली में क्या है, ये जो ग्रुप है अपने, इसमें इतने सारे ग्रुप हैं, वो ग्रुपों में एक दिन ऐसे ही देख रहा था, मेरा भी नाम किसी ने जोड़ रखा होगा आपके इस ग्रुप में। 25 साल से मैं आपके इस एरिया के बारे में, पहले जो बच्चा बिरला स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा तब ये एरिया देखा मैंने। फिर डिपार्टमेंटली जैसे समाज कल्याण बोर्ड का सेक्रेटरी बना, फिर मंडी बोर्ड का सेक्रेटरी बना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें ये अपना एरिया के बारे में मैंने काफी सुना। अपने समाज की बीमारियां तो बहुत सारी हैं ही, ये तो आप हम लोग सभी जान रहे हैं इसको। एरिया के बारे में और हमारे एरिया में, मैं एक्चुअली रहने वाला दौसा का, दौसा डिस्ट्रिक्ट में महुआ तहसील है और 40 साल से मैं जयपुर में रह रहा हूँ। जब से मेरी नौकरी लगी के बाद मैं आता जाता रहा हूँ, मकान भी जयपुर में बना लिया। तो ज्यादातर जयपुर के हो गए, तो मैंने एड्रेस भी इनको जयपुर का दिया। बाद में बताया भाई मेरा ये गांव है, इस तरह से मेहंदीपुर बालाजी के आसपास जो है। आज मुझे लगा कि मैंने इनने जो बात बोली वो मैंने ये स्वीकार की कि मेरी तरफ से आप किसी भी तरह की कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, मैं यहाँ आऊंगा जरूर। वो बताया मैं संडे को आऊँ। आज एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं वो भी बहुत आपके इसमें डाल भी रखा है मैंने। वो एक वाचक उसका था, पुस्तकालय का, कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 सीनियर IAS, IPS, IRS, रिटायर्ड डायरेक्टर सब थे। मैं गया थोड़ी देर के लिए और वापस भी आ गया। और मैं केवल इसलिए कि इन्होंने कल रिक्वेस्ट किया कि आज आने का, तो मैंने कहा आऊं कैसे। एक्चुअली क्या बलवंतपुरा का नाम नहीं पड़ा, मैं तो काफी बार 50 बार गया हूँ, बच्चे से मिलने भी गया हूँ, पिलानी। अब समस्याओं की जड़, हम सब लोग समस्या की जड़ है। समस्या इतनी सारी है और उनका समाधान एक साथ हो नहीं सकता। मैं किसी समाज की बुराई नहीं करता, लेकिन हम लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। हम बिल्कुल पिछलों को भी नहीं है, नकल करना भी नहीं आता है। नकल भी करना सीख जाएंगे तो सारा काम हल हो सकता है। आप जाट समाज को देख लो, वैष्णव समाज को देख लो, ब्राह्मण समाज को देख लो, या और भी बहुत, ये बुराई पूरे हिंदुस्तान में, अपने यहाँ नहीं है। महाराष्ट्र में बैठा हुआ, राजस्थान का कोई आदमी होगा वो दहेज मांग रहा है, गुजरात में बैठ के वो राजस्थान से दहेज मांग रहा है। मतलब कहने वाला दहेज तो बहुत बड़ी बुराई है अपने समाज में, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। शिक्षा के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। खेती बाड़ियों के ऊपर मत जाओ, खेती बाड़ी है ही कहाँ है, और रहेंगी भी नहीं। अभी तो थोड़ी दिन बाद देखना कोई खेती बाड़ी नहीं रहेगी, करने वाला तो कोई है ही नहीं। इंटीग्रेटेड कोई सोच अपनी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। बुराइयां बहुत से, बुराइयां कोई गिनाओगे ना तो आप सुबह से शाम तक इतनी बुराइयां हैं कि आप हम लोगों में, मेरे में भी, आप में, सब में। लेकिन ऐसे अच्छे लोगों को पकड़ करके अपन कोई ऐसा काम करो जिससे कि बलवंतपुरा का, झुंझुनू सीकर, इसका सबका नाम। अब ये जड़ यहाँ से है, पैदा यहाँ से है, तो पौधा लगा दिया, इसको इस तरह से करोगे भले फूल आराम से। सभी लोग सहयोग देंगे, कोई मना नहीं करेगा। कोई मान लीजिए गरीब का बच्चा है, मान लो आप कह रहे थे डॉक्टर ने वाली कोई बातें आती है, सब चीजें उससे होंगी। कहीं भी कोई पौधा बढ़िया लगा, उस पौधे से अपने आप फल लगी। और आज का दिन अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है कि मैंने एक शब्द बोला था इनको, और उसकी वजह से मैं आ भी गया कि चित्रमल जी, श्रीमान जी, आप डोला के बाद से प्रकृति की जय, हम प्रकृति की देन के पीछे हैं आज यहाँ, इसलिए प्रकृति की जय बोला था।
आज जो ये बहुत बड़ा एक सम्मेलन हो रहा है, इसमें अलग अलग बातें चल रही थी। जैसे कन्हैया जी ने तो जमा हुआ जो खून है लोगों को, उसको उबालने की बहुत कोशिश की। पता ही नहीं हमारा खून जमा उबला या नहीं उबला। बहुत शानदार बातें की इन्होंने। मैं लंबा बातें करना पसंद नहीं करता हूँ, जो मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। हमें 2-3 पॉइंट ऐसे लेने हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं। देखिए, घरेलू मामले में, भाई बंधुओं के मामले में, ये तो झगड़े परिवार वाले ही समाप्त कर सकते, क्योंकि एक दूसरे को त्याग करना पड़ेगा परिवार में। बाहर वाले हम कुछ नहीं कर सकते। एक दूसरे का भाई को प्रेम देखना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। भाई मैं ये छोड़ दूं तो मेरा परिवार में शांति व्याप्त, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रही बात ये परिवार बिगड़ना, लड़कियों का बिगड़ना, इसमें देखिए मैं ये अकेला लड़कियों को दोष नहीं देता हूं, और जितना लड़के का दोष होता है उतना लड़की का भी दोष होता है। आप ये मत मान लीजिए कि लड़की पढ़ी लिखी हो गई तो सर्व संपन्न हो गई, उसमें भी ढेर सारी कमी है। मोटिव उसको भी पीछे से कोई आग लगा रहा है, उस परिवार को भी कोई नहीं लगा। तो इनमें हमें, जैसे अभी सर श्रीमान जी क्या नाम हो, वो कह रहे थे वीरेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि अपने आसपास के इलाकों में उनके आसपास के लोग ही उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। न समाज कंट्रोल कर सकता है, न उसमें ईमानदारी से वास्तविकता में जाना पड़ेगा कि कौन कितना गलत है, और उन दोनों को आपस में बैठा करके बैठ, तू इतना गलत है और तू इतना गलत, तब जाके हमारा यह समाधान हो सकता है। हमें सबसे बड़ा जो मोटिवेशन लेके चलना है, यहाँ से जो एक लेके चलनी है, वो ये है कि हमें दहेज प्रथा के ऊपर कुटारा करना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए, वो एक दहेज है। वो तो जो दहेज लेगा 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए एक टाइम में देगा, लेकिन वो लड़की का तो जिंदगी भर के लिए वो एक एटीएम बन गया। मैं सोचिए, एक लड़का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लेना उसकी ड्यूटी बाड़मेर है, और उसकी पत्नी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी भरतपुर है। क्या जिंदगी के भर में उन दोनों का शारीरिक मानसिक सुख मिल सकता है क्या? वो परिवार टूटेगा ही, कभी सुधार नहीं हो सकता उस परिवार में। तो कहने का तात्पर्य कि वो एक परिवार बना है, 2 गवर्नमेंट अलग अलग बन के एक परिवार बना है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि भले ही लड़की गवर्नमेंट हो तो वो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ शादी करे तो दूसरा परिवार बचेगा, और एक अनएम्प्लॉयड बच्ची का यदि गवर्नमेंट के साथ शादी होती है तो 2 परिवार आबाद होंगे, और वो एक परिवार बना है लेकिन वो भी बर्बाद हो जाएगा। उनको शारीरिक सुख, मानसिक सुख कभी जिंदगी में मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो कब? भाई जब अपनी जगह वो ईमानदारी से रहेंगे तो कब? 60 साल के बाद। मैं जहां तक समझता हूँ 60 साल से अबाउ या 55 के अलावा जो हो चुके हैं उनको पता हो चुका होगा कि 55 के बाद में आदमी की हालत क्या होती है, जानते हैं आप? तो वो मानसिक और शारीरिक सुख कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, लिपापोती करते रहो, क्या है उसको, जो जिंदगी के अच्छे दिन थे वो तो गए नहीं, उसी जगह नहीं थी, वहां से आदमी थे। और उस रोज हमने 551 पेड़ डिस्ट्रीब्यूट, हर आदमी को एक गमछा दिया। प्रारंभ करूंगा मैं दूसरे को ही नहीं करना चाहता हूं कि वो इसको प्रारंभ करे, मैं अपने आप के अडॉप्ट करूंगा। इसलिए इस कानून बनाइए, नहीं जो सकारात्मक कदम होना चाहिए समाज के लिए, दहेज प्रथा पे प्रतिबंध होना चाहिए, बिल्कुल जो होना चाहिए। तो इन सब चीजों के साथ मैं साथ हूँ आपकी। अभी हमारे जो मेहमान पधारे हैं रामनिवास जी, रामनिवास जी आगे क्या लगाते हैं? जेब। क्या बात है सर, जयपुर से हैं और एक बहुत बड़े शिक्षण संस्थान के मालिक हैं, एज ए डायरेक्टर के रूप में आप देख रहे हैं, और बहुत सी अच्छी पौध वहां से निकाल रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आपका सम्मान करते हैं। श्रीमान जी ने बताया था कि वहम अपनों के बीच पैदा होना, वास्तव में ये बहुत बड़ी बीमारी है, लाइलाज बीमारी, कोई इलाज नहीं है इसका। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं नहीं कहता कि इंसानों को बहुत बड़ा काम करना चाहिए। जैसे मैं मेरे मोहल्ले में, आसपास के घरों में
मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि सास बहू, ननद में, बहू में, भाभी में थोड़ा बहुत मनमुटाव है। तो ये पता चलने के बाद में मैं जाता हूँ उसकी सास के पास, यानी मेरी तो चाची होगी, ताई होगी, दादी होगी, उसके पास बैठता हूँ और दादी जी ठीक हो, दादी जी ठीक हो, और के चाल सब बढ़िया। फिर धीरे धीरे वो बात निकल के आती है कि बहू ऐसा करती है वैसा, वो ताई तने कौन कही है बात, बोलो फलानी कही, कहे वो फलाना कहे, वो ताई एक बात बता दे, मैं तेरी पूरी मान जाऊं, वह तेरे नजदीक है, तेरी बहू तेरे नजदीक, तेरी बहू तेरे नजदीक है या वो तेरे नजदीक है, वो जो भी कहती है तेरे को सत्य लगता है, और ये सत्य कहती है तो असत्य लगता है तेरे को, मैं तो इस बात से सहमत नहीं होता। तो धीरे धीरे अगर उनसे ऐसी बात करेंगे ना तो जरूर कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। और एक चीज और करता हूं मैं छोटी छोटी जो क्रियाएं वो बताता हूं आपको। जैसे कोई सास में, बहू में, तो बहू क्या होती है, वो घुट जाती है अंदर ही अंदर, वो अपनी वेदना, कहते हैं ना, मम्मी से बात करती है, पापा से बात करती है, भांज से बात करती है, वो फिर भी घुटती है। मैडम होती है तो मैं उसको कहता हूँ काम निपटाने के बाद कि फलाना की सास बहू में झगड़ा है, अगर तेरे को समय मिले तो उस बहू के पास बैठना, उसकी पूरी बात सुनना, क्योंकि दिमाग यदि उपला डिपार्टमेंट खाली हो जाएगा ना तो उसको राहत मिलेगी। सुनने के लिए बैठता हूँ, सिर्फ सलाह नहीं देनी, सिर्फ उसकी बातें सुनना, उसके अंदर जो भड़ास भरी हुई है वो सुनना, उससे भी उसको बड़ी राहत मिलती है। तो ये छोटे छोटे काम मैं मेरे बता रहा हूँ, हम सब यदि करें तो वास्तव में फर्क दिखेगा, अपने को अंतर दिखेगा और बहुत अच्छा बदलाव भी होगा। अब मैं एक बात बताऊं कि सर भोजन तैयार है, ये वो किया जाए या फिर इसको चलने दिया जाए। मुझे लगता है कि बहुत दूर से भी लोग आए हुए हैं, पता नहीं लंच की व्यवस्था रास्ते में हुई नहीं हुई, तो थोड़ा सा जल्दी कर लिया। हेलो, आखिर क्यों ना सुने। जब कोई नव निर्माण होता है और जब कोई पहल करता है और जब अपना समय निकाल करके कहीं उपस्थित होता है और रात के 8:30 बजे कोई जयपुर से चल करके और नवलगढ़ की तरफ आता है तो क्यों ना सुने, बताइए। तो सुनते हैं अब रामनिवास जी को, जिन्होंने जयपुर से चल करके 8:30 बजे रात्रि के और नवलगढ़ की यात्रा तय की है, उनके अनुभव, उनका एक संदेश। मैं रामनिवास मीणा, जयपुर वाटिका इन्फोटिक सांजरे से आया हूँ और आदरणीय आप लोगों ने जो झुंझुनू के मीणा समाज के विक्रम जी ने उन्हें आग्रह किया और तुरंत उनके आग्रह से मैं तुरंत ही स्कूल ऑफ कर 3 बजे से वहां से रवाना हूँ और अभी आके पूछा हूँ। ये मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आप लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे हम लोग आपस में जुड़ेंगे, एक दूसरे की जो भी परिवार में या सामाजिक जो समस्या है उनका समाधान होगा। धन्यवाद। एक सुदामा थे जो अपनी पोटली में चावल बांध करके अपने मित्र के लिए लेके गए थे। वहां कीमत चावलों की नहीं थी, सिर्फ भावनाओं की कीमत थी, आत्मीयता की कीमत थी। वही यहां पर एक आत्मीयता, यहां समाज के सभी जो मानवों के द्वारा भोजन दे सकते हैं, भोजन की कोई कीमत नहीं। यहां कीमत है तो सिर्फ भावनाओं की, यहां कीमत है सिर्फ बदलाव की, यहां कीमत है एक दूसरे को मनोबल प्रदान कर देगी। कौन है ऐसा जो इस भोजन से चूकना चाहेगा? मैं तो कहता हूं कि अगर ऐसा भोजन मुझे 7 समुंदर पार भी मिले ऐसे लोगों के बीच में बैठ करके खाने को, तो निश्चित रूप से मैं वहां पर पहुंचूंगा। हर स्थिति से बिना किसी बहाने किए वहां पे पहुंचूंगा मैं। लेकिन आज पहुंचा हूं और बड़ा उतावला हो रहा हूं कि मैं भी प्लेट पे बैठ जाऊं, लेकिन जब तक बैठूं उससे पहले आप लोगों को ये, मैं आपका जीव जलाने के लिए नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आत्मीयता होती है ना, बड़ी मजेदार होती है। स्वर्ग की सारी जो है यहां पर सुख सुविधाएं उतर आती हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बैठ संतों की संगत में,
कल्याण में अपना, बैठ संतों की संगत में करूं कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। रुत आई रे पपैया तेरी बोलण की रे, रुत आई रे। काई तो पीवर तेरो मोर पपैयो रे, काई तो पीवर तेरो मोर पपैयो रे। अरे काई तो पीवर तेरी कोयल रे, रुत आई रे। अरे पानी डो पीवर मेरो मोर पपैयो रे, पानी डो पीवर मेरो मोर पपैयो रे। अरे दूध पीवर मेरी कोयल रे, रुत आई रे। क्या बात है, क्या बात है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं। अभी बार बार जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, इस मीटिंग के बारे में आप जानोगे तो बात आएगी कि व्यवस्थाएं कैसी हुई वहाँ की। तो ये 11 तारीख के सुबह यहाँ पे सभी जो समाज के लोग बैठे हुए हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, और आप जान भी पाएंगे, देख भी पाएंगे कि नाश्ते का कार्यक्रम चल रहा है। और नाश्ता भी आप सोच सकते हैं शायद विवाह शादियों में भी इस तरह की व्यवस्थाओं को नहीं देखा जाता होगा। कहीं आप पर्सनल भी जाओगे तो इस तरह की व्यवस्थाएं आपको समूह में नहीं मिलेंगी। एक बेहतरीन जो व्यवस्था के अनुसार, अच्छा एक मैनेजमेंट और अच्छी सोच के अकॉर्डिंग यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतरीन। इसके बाद में मैं आपको तुरंत लेके आऊंगा कि ये सभी महानुभाव आपको बताएंगे कि इन्होंने 2 दिन में क्या अनुभव किया। वही चीजें आप जानना चाहते हैं तो एक बार मैं भी नाश्ता कर लेता हूं। आप भी जाइएगा मत, चिपके रहिएगा, बने रहिएगा। मैं आपको नाश्ते से लेकर के, यहाँ के सोने से लेकर करके, उसके बाद में खाने तक की सारी जो है वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी और कहीं आप ये महसूस न करें कि पता नहीं वहाँ चलेंगे तो क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि अच्छे बेहतरीन तरीके से एक भोजन, और भोजन के अंदर जो जो आइटम है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। भोजन में कितने मेन्यू हैं और कौन कौन सी सामग्रियाँ हैं, वो सब आप इस वीडियो के माध्यम से देख। सर्व मीणा समाज की 2 दिवसीय आज इस बैठक का समापन हुआ, और समापन में जो अनुभव, जो यहाँ पे इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, सबके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश इनकी मुखवाणी से आपके लिए। जी सर। हमें बहुत अच्छा लगा, अच्छे से स्वागत किया और अच्छा खाना था, अच्छा इनका रहना था। सभी महानुभावों का विचार सुने, जाने, पहचाने, सभी लोगों से पहचान हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अपने नाम के साथ। नाम मैं हंसराज मीणा बोल रहा हूँ, जिला हनुमानगढ़ के गांव बिसरासर है। ठीक है जी सर। मैं पतराम जयपुर से आया हूँ। मैंने इस तरह का ये प्रोग्राम शेखावाटी की धरती पे पहली बार देखा है, जो कि बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छे अनुभव के साथ ये प्रोग्राम हुआ। इसमें खाने की, रहने की और विचारों का आदान प्रदान बहुत ही अच्छे सद्भाव वातावरण में रहा। जी सर। मैं रामनिवास मीणा जयपुर से हूँ, और विक्रम जी के आग्रह पे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और सभी लोग, समाज के लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक दूसरे से परिचय हुआ, और ये जो बैठक हुई समाज की सर्वसम्मति से, ये बड़ा सराहनीय थी। मैं पूर्णमल जाखीवाड़, गांव टोडपरा, विक्रम जी के शॉर्ट कॉल पर ये शेखावाटी की धरा पर नौलगढ़ और झुंझुनू हाईवे रोड के ऊपर सम्राट होटल में सभी मीणा समाज के महानुभावों ने आपस में विचार व्यक्त करके
बच्चों की शादी से रिलेटेड मैटर थे, शादी की में बच्चों की एज बढ़ रहे हैं उस पर विचार हुआ, और जो भी एक दादी के गोद पर भी विचार करके और एक सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। धन्यवाद। मैं गोवर्धन मीणा, गांव नवलडी। कल से जो ये प्रोग्राम चल रहा है अभी तक, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चला। हर व्यवस्था थी, रहने की, सोने की, सब उत्तम व्यवस्था थी। और मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूं कि आगे सब मिलकर अगली जो मीटिंग कहीं भी हो इससे ज्यादा पधारने की कृपा करें, और जो असुविधाएं हैं, जो मुश्किल है, उनके बारे में लिखा है और इनको निपटने के लिए कानून कायदे से सब काम करेंगे। इसके मैं आगे के लिए ये कामना करता हूं कि आगे ये सब कुछ ठीक होता रहेगा। मैं चित्रमल मीणा, जैसे साहब डोड़ा का वास, गोत्र बागड़ी है। आज जो दो दिवसीय प्रोग्राम हो रहा है और जो आज समापन होने जा रहा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि 7 पॉइंटों की चर्चा की है। ये 7 पॉइंटें अपने स्वेच्छा से ही अपने घर से प्रारंभ करना है, न कि हम किसी समाज में कोई दबाव बना रहे हैं। जिनको ये समस्या है, जिनको बड़े समय से जिनको रिश्तेदारी आपस में नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस गहन विचार किया गया है। हम ये चाहते हैं कि अपने ही घर से इस समस्या का समाधान हमारे पास, खुद के पास है, इसलिए इसका समस्या दूसरे के पास नहीं मिलेगा समस्या का समाधान, इसलिए हम अपने खुद को ही प्रयासों से समस्या का समाधान करना है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला मीणा समाज का परिचय और समाज में जो कुरीतियां हैं उनके ऊपर चर्चा, स्व विवेक से हम सभी इकट्ठा हुए और बहुत अच्छा लगा। विचारों का आदान प्रदान हुआ और ओवरऑल देखा जाए तो ये निकल के आया कि जो भी 7 प्रकार की जो समस्याएं हमारे सामने है, वो हम सब मिलकर के अपने घर से शुरू कर करके एक संदेश देंगे समाज को, और अपने घर से शुरुआत करेंगे। किसी समाज पे किसी प्रकार का किसी पे दबाव नहीं है। हमने सर्वसम्मति से जो उपस्थित लोग हैं उन्होंने निर्णय लिया है और आगे भी ऐसा होता रहेगा समाज के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। जय मीणा, जय जौहर, जय हिंद। श्रीमान जी, वो समस्यात्मक बिंदु है उनके बारे में। मैं कन्हैयालाल मीणा, जेएफ डोलाखेड़ा झुंझुनू से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है। आज 2 दिवसीय जो हमारी कार्यशाला थी मीणा समाज की, उसका समापन हम करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक दादी के गोत्र को लेकर के और एक हमारी दहेज को लेकर के और बढ़ती हुई उम्र को लेकर के, शेखावाटी में जो बाहर से हमारे अतिथि पधारे उन्होंने भी हमारे आगाह किया इस क्रम में, और इस पर हमने वृहद चिंतन करके हमारे से शुरुआत, क्योंकि हम किसी दूसरे को दबाव में नहीं लेकर के, हम हमारे से उम्मीद करते और सबने एक संकल्पबद्ध होकर के एक रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए और अपने से शुरुआत करने का संकल्प लिया है। आज मैं समझता हूं कि आज का ये हमारा प्रयास 2 दिवस का निश्चित रूप से एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ की व्यवस्थाओं में लेकर के विक्रम जी और बाकी सब जिम्मेदार पर्सन थे और निश्चित रूप से सभी अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर थे। सभी ने मिलकर के बहुत अच्छा सहयोग भी किया और इस व्यवस्था को एक इस रूप में ला करके अंजाम देने के लिए समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में छोड़ा है। मैं समझता हूं बाकी जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं उन तक हमारा मैसेज जाएगा और इस पर वो भी सभी मंथन करके और हम इस रचनात्मकता को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे। जय मैंने, धन्यवाद। मैं सवाई सिंह मीणा, ये 2 दिन की चल रही मीटिंग है, इसमें बहुत ही अच्छा रहा और खाना भी बहुत अच्छा था। मैं कहना चाहूँगा कि हर महीने ऐसी मीटिंग कहीं न कहीं रखी जाना चाहिए, जिससे कि काफी सुधार और काफी परिचय हो सके। मैं विक्रम कुमार मीणा सीकर, इस कार्यक्रम में पधारे देवतुल्य मीणा सरदारों को मैं नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कार्यक्रम कभी देखा नहीं है और कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से आगाज होगा और समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले हम ही पहल करेंगे। यहाँ जो पधारे हैं मीणा सरदार, किसी पे दबाव नहीं है, लेकिन समस्याओं का समाधान हमने ढूंढ लिया है, पहल हम ही करेंगे। जय मीणा समाज। मैं सुरेंद्र मीणा सिंघाना से। मुझे तो प्रथम बार ही अवसर मिला इस तरह की मीटिंग में आने का, सोचा भी नहीं था। ये तो कपूर जी का आभार जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। यहाँ आने के बाद ये फील हुआ कि हर व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, कि कुछ अच्छी बातें यहाँ सीखने को मिलती हैं कि समाज किस तरह से आगे बढ़े।
इसमें पॉजिटिव बातें भी होती है, नेगेटिव भी होती हैं। तो हम यहाँ पर सीखा है कि पॉजिटिव जो बातें हैं, जो हमने अभी तक पीछे जिनके सामना नहीं किया है, हमारे सामने नहीं आई है, या हो सकता है कि मेरे सामने नहीं आई हो, वो बातें यहाँ लेकर आए और उन बातों के साथ हम समाज को आगे लेकर बढ़े। जय मीणा समाज। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक संदेश, यहाँ पे दाम्पत्य जोड़े सहित भी लोग उपस्थित हुए हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण और समस्याओं के अभाव के कारण वो आए, लेकिन वो चले गए। संख्या इतनी नहीं है, लोग बहुत आए थे, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, अपना त्याग और समर्पण और मनोबल प्रदान करके यहां से गए। तो सभी जो समाज के बंधुओं को क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा जो प्रेम। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। इस तरह से समापन हुआ 2 दिवसीय सरव मीणा समाज की कार्यशाला का और सभी चल पड़े अपने अपने घर की तरफ, बेहतरीन उन यादों को समेटे हुए, बेहतरीन उन रिश्तों को बनाते हुए और एक संदेश सभी के लिए छोड़ते हुए और सरव समाज को एकजुटता में बांधने का प्रयास कर कार्यरत रहने के लिए चल पड़े अपने अपने घर।